हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर फरीम फानी, कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस में कराए जाने वाले जांचों के बारे में। अगर आपके मन में शंका है या फिर कोई क्वेश्चन, अगर डाउट लग रहा है कि मन में कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है कि नहीं, इसमें कौन सी आप जांचें करा सकते हो, कुछ ब्लड रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, कुछ एडवांस जांचों के बारे में बात करेंगे। इस बीमारी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं इसके बारे में बात करेंगे। किन किन लोगों में बीमारी कॉमनली देखने को मिलता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो शुरू करने से पहले लास्ट वीडियो में मैंने बताया था अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, बेसिक चीजें बताई थी। इस बीमारी में कि जो व्यक्ति पीड़ित होता है क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, किन किन कारणों की वजह से व्यक्ति को ये बीमारी होती है, इसके बारे में डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा ताकि सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बीमारी के बारे में बात करेंगे तो ये बीमारी ऐसी होती है जो मेनली हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जो बड़ी आंत होती है इसमें भी बात करें, जो लेयर होती है, जो परतें होती है, उसमें लेयर के बारे में मैंने बताया था। सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो म्यूकोसा होती है, उसके बाद सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलरिस और लास्ट में होती है सिरोसा। तो जो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा वाली जो लेयर होती है इसमें बड़ी आंत में, उसमें बात किया जाए स्पेशली, अगर नोट करके आपको बताऊं तो कोलन और रेक्टम में की जो लेयर होती है इसमें म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन हो जाती है और साथ में अल्सर का डेवलपमेंट हो जाता है, जिसमें व्यक्ति को काफ़ी समस्या उत्पन्न होती है। इस बीमारी की शुरुआत सबसे पहले होती है रेक्टम से। रेक्टम से बाद में कन्वर्ट होता है लेफ्ट साइड कोलाइटिस, उसके बाद धीरे धीरे प्रोक्टोकोलाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है, ऊपर की तरफ ये बढ़ते जाता है। तो ये सामान्यतः ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है इस बीमारी में। कुछ जो सिम्टम व्यक्ति के जो कॉमन देखने को मिलते हैं, पेट में दर्द, फीवर का होना, ब्लडी डायरिया और ब्लड का निकलना मल के साथ, और म्यूकस का निकलना, वेट लॉस, ये सारे कॉमन सिम्टम देखने को मिलते हैं। बात करेंगे इसमें किन किन लोगों में ये बीमारी कॉमनली देखने को मिलती है, तो आज के परिवेश में देखा गया ये सेकंड और थर्ड जनरेशन के लोगों में ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। और ये पुरुषों और महिलाओं में अगर कंपेयर किया जाए तो ये बीमारी देखा गया है महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। बात करेंगे इसमें आप कैसे कंफर्म करोगे, कैसे डायग्नोसिस कंफर्म होगी। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो कुछ बेसिक फिजिकल एग्जामिनेशन करता है डॉक्टर। जैसे देखा जाता है इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो एनीमिया कंडीशन देखी जाती है। तो खून की कमी आपके आंखों से भी पता चल जाता है देख करके कि खून की कमी है कि नहीं। और उसमें कुछ जो पेट दर्द होता है, व्यक्ति को काफ़ी समय से पेट दर्द होता है, टेंडरनेस, पेट में टाइटपन, कड़ापन देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें एग्जामिन होती है बेसिकली। बात करेंगे जांचों के बारे में, तो जो सबसे पहले बात करें खून की जांचों के बारे में, उसके बाद एडवांस जांचें जो जिससे डायग्नोसिस कंफर्म होती है। तो अगर आपको ऐसी कोई बीमारी या फिर मन में शंका है तो सबसे पहले जो बेसिक जांच इसमें आप करा सकते हो वो है सीबीसी। जी हाँ, खून की जांचों की अगर बात करें तो सीबीसी आप करा सकते हो। सीबीसी में इसमें पता चल जाता है कि आपका खून कितना है, क्योंकि एनीमिया बहुत ही कॉमन होता है, क्योंकि इस बीमारी में मलद्वार के रास्ते अंदर से भी हो सकता है, अंदर से रेक्टम से या फिर कोलॉन से या फिर मलद्वार के रास्ते से ब्लीडिंग देखने को मिलता है। तो पता चल जाता है खून कितना है आपके बॉडी में, इसके बारे में एनीमिया है कि नहीं इसके बारे में पता चल जाता है, खून की कमी तो नहीं है। दूसरा जो है आप जो टेस्ट करा सकते हो खून की वो है ईएसआर टेस्ट। जब भी हमारे शरीर में कहीं इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होती है तो ईएसआर का लेवल बढ़ा आता है। महिलाओं और पुरुषों में ये लेवल वेरी करता है, और अगर ये ईएसआर वैल्यू बढ़ी हुई आती है तो इसका मतलब शरीर में कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, और इस बीमारी में आंतों में इन्फ्लेमेशन ही देखने को मिलती है। तो ईएसआर वैल्यू नॉर्मली बढ़ी हुई आती है। कुछ एडवांस लेवल के टेस्ट इसमें कराए जाते हैं, जैसे अनका टेस्ट। अनका टेस्ट दो टाइप के होते हैं, पहला तो होता है पी और दूसरा होता है सी। पीएन का और सीएन का, और इस बीमारी में मेनली पीएन का कराते हैं। पीएन का टेस्ट के बारे में बात करें तो एक मैंने कारण बताया था आपको इस बीमारी का, वो है इम्यूनोलॉजिकल, यानी हमारा जो शरीर होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है, वो हमारे शरीर के खिलाफ ही एंटीबॉडी बनाने लगता है। तो एक तरह से एंटीबॉडी को टेस्ट करने के लिए टेस्ट होता है अनका। पीएन का टेस्ट पॉजिटिव आता है। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी है तो ये पॉजिटिव टेस्ट आता है, 70% केसेस में देखा गया है। और ये सारे ब्लड जांच के बारे में बात होगी। कुछ बात करेंगे एडवांस जो जांचें इसमें कराई जाती हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोलोनोस्कोपी और सिग्मोइडोस्कोपी, जो कि बेसिक जांचें इस बीमारी में कराई जाती हैं। तो कोलोनोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी आप उसमें दोनों में से कोई एक करा सकते हो। इसमें क्या होता है, जो जब आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाते हो तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके सहायता से आपके मलद्वार के रास्ते से जाते हैं, और जो इंटेस्टाइन जो बड़ी आंत होती है उसका फोटो क्लिक करके रिपोर्ट बनाई जाती है। इससे कई सारी चीज़ें पता चल जाती है। अंदर अल्सर कितना डीप है, अंदर कोई परफोरेशन तो नहीं है। सूडो पॉलिप बहुत ही कॉमनली इस बीमारी में देखने को मिलता है, एक तरीके से पॉलिप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो ये है कि नहीं, और कितना डीप तक अल्सर है, ये सब सारी चीज़ों के बारे में बेसिक आइडिया पता चल जाता है। कोई अंदर स्ट्रक्चर तो नहीं है, यानी जो रास्ता आंतों का है वो कम तो नहीं हो गया है, नैरो तो नहीं हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस अगर आपको है तो सिग्मोइडोस्कोपी या फिर कोलोनोस्कोपी आप करा सकते हो। बैरियम एनीमा भी कराया जाता है, ये भी कुछ टेस्ट होते हैं, और बायोप्सी भी कराया जाता है, जिससे पता चलता है कि कार्सिनोमा तो नहीं बनना, क्योंकि लंबे समय तक क्रॉनिसिटी होती है तो व्यक्ति को कैंसर भी बनने के चांसेस होते हैं।
बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन के बारे में। इस बीमारी में जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन इस बीमारी में देखने को मिलता है वो है परफोरेशन, यानी आंतों में छेद हो जाना या फिर आंतों का फट जाना। क्योंकि अल्सरेशन के कारण अगर अल्सर डीप हो जाता है तो धीरे धीरे आंतों का लेयर जो होता है अंदर कोरोड होकर के वहाँ पे डैमेज होकर के वहाँ पे परफोरेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अल्सरेशन देखने को मिलता है। जीआई अंदर से इंटरनल ब्लीडिंग देखने को हो सकता है मुफ्त देखा जाता है, ब्लीडिंग हो सकता है व्यक्ति में। स्ट्रिक्चर यानी जो आंतों का जो नॉर्मल जो एरिया होता है उसका सिकुड़ जाना, नैरो हो जाना, जिसमें से स्टूल हमारा आगे की तरफ पास होता है, तो अगर वो एरिया कम हो जाता है तो उसकी वजह से व्यक्ति को काफ़ी समस्या उत्पन्न होती है। और देखा गया कुछ बीमारियां, मलद्वार संबंधी बीमारियां बहुत ही कॉमनली अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखने को मिलती है, जैसे फिशर। यहाँ फिशर देखने को मिलता है, एनोडक्टल एब्सेस देखने को मिलता है, फिस्टुला भी देखने को मिलता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, मेनली मलद्वार संबंधी बीमारियां भी ये इस बीमारी की वजह से व्यक्ति को हो जाती है। तो ये सारी समस्या अगर आपको मन में होता है या मन में कोई भी डाउट बन रहा है तो एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस बीमारी के ट्रीटमेंट के बारे में, पूरा पर्सपेक्टिव बात करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।